जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं और यह डेली शाम 8 बजे आपकी यह क्लास होगी। और इस क्लास में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। और इस 30 प्रश्नों के साथ हम लोग 30 नंबर की ज़बरदस्त तैयारी भी करेंगे। तो सभी लोग क्लास में जुड़ते जाइए और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर जरूर कीजिए। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास में, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। जो भी साथी जो हैं चैनल पे नए आते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा है, इसमें आपके 150 यानी आपके जो टोटल प्रश्न होते हैं वो आपके 150 प्रश्न होते हैं। इन 150 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस से पूछे जाते हैं और बाकी के जो 120 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, है ना। जैसे साइंस का सब्जेक्ट है आपका तो साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। आर्ट्स है तो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं और 30 प्रश्न जो होते हैं आपके ये जीके जीएस के होते हैं। तो आज की इस क्लास से हम लोग साथियों जो आपका ये जीके जीएस का पोर्शन है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका 30 नंबर है, इस 30 नंबर की हम लोग ज़बरदस्त तैयारी करने वाले हैं। डेली शाम 8 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं जी। तो हाँ, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन ए है 1998 में, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1800। तो बताइए किस वर्ष में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। बताइए। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस साथी ने सबसे ज़्यादा प्रश्नों का सही जवाब दिया, है ना। तो बताइए क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1979 में मार्गरेट थैचर जो कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थी, जो कि 20वीं शताब्दी में सबसे लंबी अवधि यानी वर्ष 1979 से लेकर 1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी रही हैं। वह ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये अपनी नीतियों के कारण मार्गरेट थैचर जो थे इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता था। तो मार्गरेट थैचर को, है ना, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। अप्रैल 2013 में इनका निधन हो गया था। कब इनका निधन हुआ? इनका निधन जो है अप्रैल 2013 में हुआ है। तो इसे आप याद रखेंगे, अप्रैल 2013 में इनका निधन हो गया था। ठीक है। और ये किस वर्ष ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? 1979 में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूएनए महासचिव का कार्यकाल होता है। यूएनए महासचिव का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। बताइए यूएन महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। यूएन महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। प्रारंभ में महासचिव का कार्यकाल जो होता था वो 4 वर्षों तक के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम महासचिव कौन थे। यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे उनका नाम था ट्रीवेगली, है ना। ये प्रथम महासचिव थे और इनका जो है कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 84, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 225 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश पर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्र में भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और वो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान जो है वो विनियमित किया गया कि आपातकाल की घोषणा जो है वो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में ही सीमित रूप से लागू की जा सकती है और यह आवश्यक नहीं होता है कि आपातकाल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो संविधान 44वां संविधान संशोधन था इसके तहत ये कहा गया कि आपातकाल की स्थिति केवल विशेष क्षेत्र या किसी राज्य में ही लागू किया जा सकता है, पूरे भारत में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर ऐसी स्थिति पड़ती है तब लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, राष्ट्रपति जो है वो आपात स्थिति घोषित कर सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन ए है भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे या ऑप्शन बी है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो ये आप याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे, है ना, और ये दूसरे व्यक्ति थे। हाँ, और वर्ष 1962 में, ये भी याद रखिएगा, वर्ष 1962 में उपराष्ट्रपति बने थे ये। 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, परंतु वर्ष 1969 में इनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था, निधन हो गया था। 1969 में इनका कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। ठीक है, और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये भी याद रखिएगा, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये। ठीक है, वर्ष 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। 1967 में ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और 1962 में ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि 1951 ईस्वी में संविधान के पहले
संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए कहता है चौथी, ऑप्शन बी है 5वीं, ऑप्शन सी है 9वीं, ऑप्शन डी है 8वीं। तो 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं। 1951 ईस्वी में संविधान में पहला संशोधन करके 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। जो 9वीं अनुसूची है उसको मुख्यतः भूमि अधिग्रहण अधिनियमों को वैध ठहराने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे हिमोड़ मोरेन कहते हैं? निम्न में से किसे हिमोड़ यानी मोरेन कहते हैं? ऑप्शन ए है लहरों से क्षय हुआ द्रव्य, ऑप्शन बी है नदियों द्वारा क्षय हुआ द्रव्य, ऑप्शन सी है हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य, ऑप्शन डी है हवा से फूंका हुआ द्रव्य। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य। हिम नदी द्वारा जमा किया गया ठोस द्रव्य भाग को हम लोग हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। हिम नदी के द्वारा जब ठोस द्रव्य के भाग को जमा किया जाता है तो उसे हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल काम करना जरूरी है? ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 10 साल। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक मशाल पहली बार एक विशाल मशाल में अनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर इस जगह सुलगाई और जलाई गई। ऑप्शन ए कहता है कि एथेंस खेल 1896 में, ऑप्शन बी है लंदन खेल 1908 में, ऑप्शन सी है पेरिस खेल 1924 में, ऑप्शन डी है एम्स्टर्डम खेल 1928 में। तो ओलंपिक मशाल जो है ये पहली बार एक विशाल मशाल में अनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर किस जगह सुलगाई गई और जलाई गई? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम खेल 1928 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो सर्वप्रथम 1896, याद रखिएगा, आधुनिक खेलों का जो ओलंपिक का आयोजन है ये सर्वप्रथम 1896 में एथेंस खेल के दौरान हुआ था। कब हुआ था? एथेंस में हुआ था। सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस में किया गया था। परंतु ओलंपिक मशाल जो है ये पहली बार एक विशाल मशाल में अनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर वर्ष 1988 में, याद रखिएगा, वर्ष 1988 में आयोजित एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान सुलगाई गई थी और जलाई गई थी। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 दिसंबर, ऑप्शन सी है 1 मई, ऑप्शन डी है 1। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बताओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस की जो शुरुआत है वो अमेरिका के शिकागो, याद रखिएगा, मजदूर दिवस की जो शुरुआत है वो अमेरिका के शिकागो शहर
से प्रारंभ हुई थी 1 मई 1896 को। याद रखिएगा 1 मई 1886 सॉरी याद रखिएगा 1 मई 1886 को अमेरिका के मजदूर संगठनों ने काम का समय जो है वो 8 घंटा से ज़्यादा न रखने के लिए हड़ताल की थी। और इसी अवसर पर, इसी परिस्थिति को देखते हुए मजदूर दिवस जो है इसी यादगार में 1 मई को मनाया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका के शहर शिकागो से। कब हुई थी? 1886 में। क्यों हुई थी? क्योंकि मजदूर जो है इस दिन आंदोलन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हड़ताल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा समय काम के लिए नहीं रखा जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। और प्रश्न नंबर 10 कहता है नदी मुख क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है समुद्र में जाने वाली नदी की घाटी जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन बी कहता है नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। वहीं ऑप्शन सी है कि नदी का रेती से बंधा हुआ मुख। या ऑप्शन डी भूमि वृद्धि नदी का मुख। तो बताइए नदी मुख क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है नदी मुख कहलाती है। नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को पृथक करती है यानी अलग करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नदी मुख कहते हैं। यह वह स्थान होता है जहाँ नदियों की धारा जो है वो धीमी हो जाती है और नदियाँ जो है वो विभिन्न वितरित काओं में विभाजित होकर समुद्र में मिल जाती है। इस स्थान पे नदियों की धारा धीमा हो जाती है ना, बहुत कम हो जाती है धारा यहाँ पे। तो नदी मुख क्या है? नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है कि कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? ऑप्शन ए है एलिजा इम्पी, ऑप्शन बी है लैपेस्टर, ऑप्शन सी है हाइड, ऑप्शन डी है बारेलास्ट। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लैपेस्टर। लैपेस्टर को कंपनी के शासन के दौरान बंगाल का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? ऑप्शन ए कहता है गोंडोफ्रेनिस, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चरक। तो बताइए इनमें से कौन सा शासक महायान यानी बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो था ये महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से किसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? बताइए निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? ऑप्शन ए कहता है शाह आलम द्वितीय का, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह का, ऑप्शन सी है अहमद शाह का, ऑप्शन डी है जहांदार शाह का। तो इनमें से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रेयरी, ऑप्शन बी है स्टेपी, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है लेनोज। तो इनमें से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपी। स्टेपी घासों का एक प्रकार है और इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? हाथी घास के नाम से। ठीक है, स्टेपी जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसी घास का मैदान है ये? शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण घास का मैदान होता है ये। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कहता है बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है गंधार, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पाल, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं जो है वो मथुरा शैली से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। मानव के रूप में पहली प्रतिमा
मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। तो मानव के रूप में जो पहली प्रतिमा है वो मथुरा, याद रखिएगा, मानव रूप है ना, मानव रूप की पहली प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा गांधार कला शैली में बनाई गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कुषाण काल में मथुरा तथा गांधार शैली का विकास हुआ था। गांधार और मथुरा इन दोनों शैली का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके कुषाण काल में, याद रखेंगे आप लोग, कुषाण काल में, है ना, कुषाण काल में इसकी जो है वो विकास हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सार्क कार्यक्रम के अंतर्गत SAF यानी दक्षिण एशियाई संगठन खेल पहली बार किस साल आयोजित हुआ? पहली बार किस साल आयोजित हुआ बताइए? 1964 में या 1974 में, 1994 में या 1984 में? किस साल पहली बार खेल आयोजित हुआ बताइए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। दक्षिण एशियाई संगठन यानी SAF, है ना, दक्षिण एशियाई संगठन जो है खेल की स्थापना वर्ष जो है वो 1984 है, ठीक है। 1984 ईस्वी में दक्षिण एशियाई संगठन खेल की स्थापना की गई। और सार्क की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो सार्क की स्थापना जो है वो 1985, क्या 1985 में की गई थी। और यह दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के सहयोग को बढ़ावा देता है। सार्क क्या करता है? सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1985 में और दक्षिण एशियाई संगठन खेल की स्थापना 1984 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। देखिए भैया, आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ते जाइए और जो भी साथी क्लास में जुड़ते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और सभी साथियों में क्लास को शेयर करेंगे, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है? ये आपके पॉलिटी का प्रश्न है और ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा राज्यों से संबंधित प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति दी गई है। तो यह आप याद रखेंगे, है ना। संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। दादाजी कौंडदेव थे? ऑप्शन ए कहता है शिवाजी के पिता थे, ऑप्शन बी कहता है शिवाजी के मामा थे, ऑप्शन सी कहता है पूना के पेशवा थे या ऑप्शन डी है शिवाजी के गुरु थे। तो दादाजी कौंडदेव क्या थे बताइए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवाजी के गुरु। हाँ, देखिए, दादाजी कौंडदेव शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। और शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव जो है उनकी माता तथा समर्थ गुरुदास रामदास का था। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके शिवाजी, ठीक है, मराठा राज्य के संस्थापक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्न में कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ऑप्शन ए कहता है स्तूप, ऑप्शन बी कहता है चैत्य, ऑप्शन सी है विहार और ऑप्शन डी है स्मृति चिन्ह मीनार। इनमें से कौन सा बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिन्ह मीनार। बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप, चैत्य तथा विहार आते हैं। विहार एक प्रकार का निवास होता है
यानी निवास स्थान होता है, और स्तूप जो है वो बौद्धों का पवित्र स्थल है, और चैत्य जो है वो एक पूजा गृह होता है। तो ये आपका पवित्र स्थल होता है स्तूप, है ना, ये पवित्र स्थल होता है, और चैत्य एक पूजा घर होता है, ठीक है। और विहार जो होता है वो एक प्रकार का निवास स्थान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिन्ह मीनार। ये आपके बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। सब लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब दिए। क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं है इसलिए हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल महालेखाकार की कार्य अवधि कितनी होती है, बताइए। ऑप्शन ए कहता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखाकार की जो कार्य अवधि होती है वो 6 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष, है ना, 6 वर्ष होती है। तो एक चीज आप इसे भी याद रखेंगे, तो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल 6 होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। ऑप्शन ए है कराची में, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पूना, ऑप्शन डी है नागपुर। तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इसमें खिलाफत का समर्थन किया गया था, इसमें जो है वो खिलाफत का समर्थन किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गणेश, ऑप्शन डी है शिव। तो श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के उपासक थे। किसके उपासक थे, श्री कृष्ण के, ठीक है। और उन्होंने कीर्तन भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्तन भक्ति परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। बंगाल में, याद रखेंगे, बंगाल में गौड़ीय, बंगाल में गौड़ीय, है ना, बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक चैतन्य को माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक जो है वो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। कहाँ पर है ये, बंगाल में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। ये कहता है निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संस्थापक था, या उपासक था, सॉरी संस्थापक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म का उपासक था, ठीक है। और इसने श्रवण बेलगोला में शंखलेखन ग्रहण की थी, और अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आप इन तीनों का नाम याद रखेंगे, ये तीनों बौद्ध धर्म के समर्थन करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं करता था, क्योंकि ये जैन धर्म का उपासक था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। जागीर के राजकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। ऑप्शन ए है एडवर्ड टायरी,
ऑप्शन बी निकोलस विंथीगटन, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को फ्लेसल्ट, ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। जहांगीर के राजकाल में कौन सा विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम हॉकिंस। जहांगीर के राजकाल में विदेशी विलियम्स हॉकिंस आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 25 की बात करें। पित्रादुरा सजावट पद्धति किसके राजकाल में आर्थिक जनप्रिय हुई? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में पित्रातुरा कला का विकास हुआ था और पित्रादुरा में संक्रमण के बीच में शीशा लगाकर उसे सजाया जाता है। पित्रादुरा का जो व्यापक उपयोग है वो एतेमाउदोला के मकबरे में मिलता है। प्रश्न नंबर 26 आपसे क्या पूछ रहा है? सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पीपल्स पार्टी, ऑप्शन बी है पीपल्स एक्शन पार्टी, ऑप्शन सी है लेबर पार्टी, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पीपल्स एक्शन पार्टी। ठीक है, पीपल्स एक्शन पार्टी, आप इसे याद रखेंगे। सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसे पीपल एक्शन पार्टी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि फ्रोबोस और डीमोस यह दो इस ग्रह के हैं। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है यूरेनस। तो बताइए फ्रोबोस और डीमोस या दो उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल। फ्रोबस और डीमोस यह दो उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। नाटो उत्तर अटलांटिका संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो यानी उत्तर अटलांटिका संधि संगठन, इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1949। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1949 को। 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। ठीक है, नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिका संधि संगठन और इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका उद्देश्य है साम्यवाद के प्रसार को रोकना तथा नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1949 को हुई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन्हें दो आदमियों को नाम सामने आया था? किन दो आदमियों का नाम सामने आया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्य सेन, ऑप्शन बी है सूर्य सेन और भगत सिंह, ऑप्शन सी है भगत सिंह और जतिन दास, ऑप्शन डी है जतिन दास और सूर्य सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह और जतिन दास। 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में जतिन दास और भगत सिंह, इन दो आदमियों का नाम सामने आया था। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, है ना साथियों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर
13 की, जो कि आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न है। और ये कहता है कि सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया तंजौरा का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया तंजौरा का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए कहता है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है मरुगन, ऑप्शन डी है महावीर। क्या होगा इसका सही जवाब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिव। सम्राट राज राजा जो थे ये चोल वंश का शासक था, याद रखेंगे ये जो था ये चोल वंश का शासक था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम्राट राज राजा किस वंश का शासक था, तो ये चोल वंश का शासक था। और इसने तंजौर, याद रखेंगे आप लोग तंजौर, इसने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राज राजा पहला चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इसने कहाँ पर आक्रमण किया था, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और ये पहला चोल वंश का शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में हमने एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आपको इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न दिखेंगे जो आपको पूछे जाएंगे, और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डेली शाम 8 बजे आपको इस क्लास में आना है और प्रैक्टिस सेट जो है इसको आपको हल करना है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।